Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about intensity of electromagnetic waves, properties of electromagnetic waves and momentum transferred by electromagnetic wave. आइए देखते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इंटेंसिटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है विद्यार्थी, आप वो इस प्रकार से समझें। मान लेते हैं ये 100 वाट का बल्ब है, तो ये मान लेते हैं लाइट की रेज निकाल रही है इस टाइप से। वो 3D में आप स्फीयर समझ लें, इससे कुछ दूरी पर है और उससे और अधिक दूरी पर एक और है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, आप देख रहे हैं रेज दूर दूर पड़ रही है। यहां देखिए, यहाँ के बीच की दूरी क्या है, ये नजदीक में किरण है। और यहाँ पे क्या है, यहीं और बढ़ा लीजिए, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ दूरी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वो क्या होता जाएगा, उनके बीच की गैपिंग बढ़ती जाएगी। तो हम कहेंगे इंटेंसिटी घट रही है। 100 वाट का बल्ब है, जल रहा है, उस 3D में एक स्फीयर खींचिए, नजदीक में स्फीयर खींचते हैं तो वहां पे आपको रेज जो निकल रही है या उजाला जो रहेगा, लाइट ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे आप 3D में स्फीयर दूरी बढ़ाते जाएंगे वहां पे आपको लाइट कम मिलती जाएगी। ये चीज कहना है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है उसकी डेंसर से उसका लेना देना है। अगर ज्यादा डेंसर लाइट है तो कहेंगे कि इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर रेयरर है तो वहां कहेंगे इंटेंसिटी कम है। यही इंटेंसिटी का मतलब है। डिफिनेशन देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी क्रॉसिंग परपेंडिकुलर पर यूनिट सरफेस एरिया इन पर यूनिट टाइम। ये चीज आपको बताना है। तो यहां देखिए, मान लेते हैं 100 वाट बल्ब है, यहां से एनर्जी क्या है, क्रॉस कर रहा है। पर यूनिट टाइम तो मतलब 1 सेकेंड हो गया। यूनिट एरिया मतलब जो एरिया यहाँ पे है, एरिया अगर स्फीयर है तो 4πr²। यहाँ का एरिया क्या है, ये वाला एरिया लेंगे, सरफेस एरिया तो कम है, और दूरी वाला लेंगे, ये रेडियस ज्यादा हो गया। जब इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, जब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का ये फार्मूला है, इसी की सहायता से कंसेप्ट को समझ लिया जाए। द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी क्रॉसिंग परपेंडिकुलर पर यूनिट सरफेस एरिया इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ देखिए, ये एनर्जी है पर सेकेंड, एनर्जी जूल पर सेकेंड को क्या लिखते हैं, वाट, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी का यूनिट हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो अब आप हम समझते हैं, मतलब समझ चुके होंगे। मैं समझाने के लिए यहां रे लिया आपके लिए, यहां मैंने समझाने के लिए आपके लिए क्या लिया, कई रेज लिया, ताकि आपको यहां से पता चल जाए। आप देख रहे यही इतना ही रेज निकल रहा है, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ाने से हम देख रहे हैं उनके बीच का गैपिंग बढ़ता चला जा रहा है। और आगे बढ़ाएंगे, जैसे इसको और आगे बढ़ाएंगे, अगर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो और इनके बीच का गैपिंग बढ़ता जाएगा। मतलब इंटेंसिटी घटता चला जा रहा है। और जैसे जैसे नजदीक आएंगे वो रेज जो है बहुत पास होंगी, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। वैसे भी यहां फार्मूले से आप समझिए, एरिया जितना कम होगा इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। एरिया कम मतलब नजदीक होगा जितना। यस। तो अब हम इसका थोड़ा डेरिवेशन कर लेते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हम एक इमेजिनरी सिलेंडर लेते हैं, वहां पर यूनिट वैल्यू में देखते हैं कितनी ऊर्जा है, फिर टोटल ऊर्जा फाइंड कर लेते हैं और एरिया से और टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। हमें यही फिर फार्मूला हमें मेन
प्राप्त हो जाएगा, उसकी सहायता से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आइए डेरिवेशन को समझा जाए। तो सपोज वी कैन टेक इमेजिनरी सिलेंडर फॉर दिस सिलेंडर फिल्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक इमेजिनरी सिलेंडर लेते हैं और t इक्वल टू 0 पर यहाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव आपको दिखाया गया है कि ये शुरू कर रहा है अंदर जाना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, एयर और वैक्यूम में, आपको ये पता है। और यहाँ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो t टाइम लग जाता है, तो 0 से t टाइम यहाँ तक पहुंचने में लगता है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेना चाहूं तो लेंथ d इक्वल टू हो जाएगा c इंटू टी। c मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटू टाइम। तो दूरी पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, यहाँ से ये पता चल गया। और ये काल्पनिक सिलेंडर का, इमेजिनरी सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या है, a है। तो अब यहां देखा जाए एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। अब इसमें टोटल में कितनी एनर्जी वो बताना है, तो हम वॉल्यूम से क्या कर देंगे, पर यूनिट एनर्जी से वॉल्यूम से अगर मैं गुणा कर दूं तो टोटल इसमें कितना एनर्जी है वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ अगर एनर्जी की बात करता है, हर जगह एवरेज की ही आपको मान लेना है। यहाँ एनर्जी भी अगर बात करें तो आप हमेशा समझेंगे कि एवरेज एनर्जी की बात कर रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में एवरेज बोल देता है, नहीं बोलेगा तब भी आप मतलब क्या समझेंगे, एवरेज का ही समझेंगे। अब आगे देखिए, टोटल एनर्जी फील्ड इन सिलेंडर इन टाइम t, मतलब 0 से t टाइम में टोटल एनर्जी इसके पास कितना है। तो कैपिटल लेटर में UT लिखा है, एवरेज। एवरेज आप लिखिए या न लिखिए जरूरी नहीं है, लेकिन एवरेज ही उसका मतलब होता है, ध्यान दिया जाए। टोटल ऊर्जा बराबर एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है, वही किया है। तो एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये है और एरिया है क्या, वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ, ये सरफेस एरिया इंटू लेंथ, ये हो जाएगा क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो आप उसे भी जानते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेस का एरिया और हाइट, तो वही चीज ये लिया गया है। अब इसके डिफिनेशन के अनुसार ए और टी को क्या कर दिए, ए और टी को हम नीचे ले आए, तो टोटल एवरेज ऊर्जा अपान ए इंटू टी। हाँ, तो ये क्या चीज है, ये है क्या, इंटेंसिटी। यही तो इंटेंसिटी है आपका, इक्वल टू आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी आ गया। अब हाँ, इतने के स्थान पे आप यूटी एवरेज इंटू सी कह सकते हैं। ये स्मॉल लेटर में यूटी एवरेज लिखा है, ये कैपिटल लेटर में यूटी एवरेज लिखा है। ध्यान दें, ये टोटल ऊर्जा सिलेंडर के अंदर जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण टोटल ऊर्जा है वो ऊर्जा है, और ये यूनिट वॉल्यूम की ऊर्जा है। ये चीज, ये यूनिट वॉल्यूम की ऊर्जा। अगर यूनिट वॉल्यूम एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें मालूम है तो उसमें केवल स्पीड ऑफ लाइट से गुणा कर देने से हमें इंटेंसिटी पता चल जाएगा। तो ये चीज, अब इसके डेरिवेशन की कहीं कोई आवश्यकता है, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इस फार्मूले की आवश्यकता है, केवल इतने की ही आवश्यकता है, इससे ज्यादा हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब मैं टोटल समझा दिया हूं। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला हेडिंग है रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी। अब इसको समझा जाए फिर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू यूटी एवरेज अपान ए इंटू टी है। इससे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखे हैं। अब यूटी एवरेज अपान टी, इसकी यूनिट होगी जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी जो होता है फार्मूला, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो यहां से क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो ये भी हो गया, जूल पर सेकेंड के स्थान पे पावर आप लिख दे देंगे, ये हो जाएगा जूल डब्ल्यू बाई टी के स्थान पे क्या लिख देंगे, पावर। ये जूल पर सेकेंड ये क्या रिप्रेजेंट करे, पावर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो P अपान ए हो गया। तो आज से यही रिलेशन आपका है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपान एरिया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है।
तो इसको अच्छा समझने के लिए हम एक 100 वाट का यहाँ बल्ब ले लेते हैं। तो ये हमारे लिए यही क्या हो गया, पावर। 100 वाट का बल्ब, ये पावर हो गया। एक सरफेस एरिया स्मॉल आर डिस्टेंस पर ले लेते हैं और एक सरफेस एरिया कैपिटल आर डिस्टेंस पर ले लेते हैं। तो पहले वाले सरफेस एरिया की इंटेंसिटी देखते हैं कितना है। तो P अपान ए, इस फार्मूला लिखिए, पावर अपान एरिया। एरिया ये 3D में है तो क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा पहले वाले की इंटेंसिटी। दूसरे वाले सरफेस की इंटेंसिटी देखा जाए, I2 इक्वल टू P अपान 4πR² होगा। यस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें एक चीज ये है कि हम देख रहे हैं कि I1 का मान क्या होगा, I2 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका R कम है। R कम होने की वजह से ये वैल्यू नीचे वाला क्या आएगा, कम आएगा, तो I1 का मान ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी फर्स्ट सरफेस पे ज्यादा होगी और यहाँ पे नहीं, और सेकंड सरफेस पे उसकी कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। ये चीज यहां दर्शाना है, क्योंकि इसका नीचे वाला पोर्शन ये कैपिटल आर ज्यादा होने की वजह से नीचे वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, तो जाहिर है कि ये I2 कम आएगा। तो ये तो कंसेप्ट पहले से बताया। और पावर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पावर तो तब बदलता है जब सोर्स को बदल दें हम। पावर तब बदलता है जब हम सोर्स को बदल देंगे, पावर तब तक वही रहेगा। तो इनसे हमारा जो पता चलता है कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोर्शनल 1/r² के होता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब प्रॉब्लम को देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां से ये फाइंड करना है। तो ये वैल्यू जो दिया है, RMS वैल्यू दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ERMS इक्वल टू दिया है 100 वोल्ट पर मीटर। ERMS को लिख सकते हैं E0 अपान √2 इक्वल टू इतना आया। तो यहां से लिख सकते हैं E0 इक्वल टू 100√2। और इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, I इक्वल टू है 1/2 ε0 E0² इंटू C। अभी पढ़े हैं तो जाहिर इसी में रखना है, कैलकुलेशन करना है। 1/2 ε0 का मान जानते हैं हम लोग 8.85 इंटू 10⁻⁻12। E0², इसका स्क्वायर करना है, तो ये 10⁴ इंटू 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इतना, इंटू C 3 इंटू 10⁸। ये आया, यही कैलकुलेशन करना है। यहां से 2 आपका कैंसिल भी हो रहा है। अब यही 3 से गुणा करना है, देखते हैं कितना आता है। 3 से कल गुणा करना है, यहाँ गए 3 × 5 = 15, 5 हासिल 1, 3 × 24 1, 25 के 5 हासिल 2, 3 × 24 2 26। इतना इंटू 10⁻, कुछ भी नहीं, 8 4 12, ये -12, ये बराबर हो गया, खत्म। इतना वाट पर मीटर स्क्वायर आया इंटेंसिटी। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस। तो ये सब ये नीट में आए क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए फ्लड लाइट इज कवर्ड विद ए फिल्टर ट्रांसमिट्स रेड लाइट। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इमर्जिंग बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिनोसाइडल प्लेन वेव। EX इक्वल टू दिया है 20 sin 1.2 इंटू 10⁻7 Z माइनस 3.6 इंटू 10⁻15 T वोल्ट पर मीटर। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ बीम इन वाट पर मीटर स्क्वायर विल बी। तो ये चीज आपसे पूछा है, तो हमें ज्यादा कुछ जानकारी की यहाँ आवश्यकता नहीं है। गिवन में हमारे पास E0 है, E0 कितना दिया है 20, ये देखिए इक्वल टू E0, आगे साइन कुछ होगा,
और बाकी हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है इंटेंसिटी के लिए। तो एवरेज इंटेंसिटी I इक्वल टू हो जाएगा, यही इसी को एवरेज इंटेंसिटी भी कहते हैं इंटेंसिटी को। तो हर जगह एवरेज आप मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ये आपका फार्मूला है, इसमें रख के कैलकुलेशन कीजिए। तो 1/2 8.85 इंटू 10⁻12 ई स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 400 हो जाएगा। ई स्क्वायर सी 3 इंटू 10⁸, इतना यहां से हो रहा है। तो अगर इससे काटेंगे तो 200 आएगा, और 2 इंटू 3 6 आया। 6 से इसमें गुणा करिए, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 × 48 3, 51 के 1 हासिल 5, 6 × 48 5 53, इतना आ रहा है, इंटू हो गया। अब इसका 2 0 इनके साथ 10 हो जाएगा, यहां बचा 10⁻², इतना हो रहा है। तो ये ऑप्शन में हो रहा है 0.53। तो जो वैल्यू नजदीक में है वो यही है, 0.53 के नजदीक वैल्यू केवल यही है। यस, तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है द सन डिलीवर्स 10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स टू द अर्थ सरफेस। द टोटल पावर दैट इज इंसिडेंट ऑन ए रूफ ऑफ 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर विल बी। तो गिवन है जो, उसे सफाई से लिख लें। I इक्वल टू दिया है 10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर, कितना है? द सन डिलीवर्स 10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स टू द सरफेस, टू द अर्थ सरफेस। द टोटल पावर, देखिए टोटल पावर आपको चाहिए ये, और एरिया आपको दे दिया है 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर, इतना आपको है। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे I इक्वल टू P/A या P इक्वल टू I इंटू A। तो I आपका है 10⁴, A आपका है 100, तो है 10⁶ वाट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहां से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ए red LED emits light at 0.1 watt uniformly around it. The amplitude of the electric field of the light at a distance of 1 meter from the diode is. तो यहां से जो गिवन है हमारे लिए वो है P इक्वल टू दिया है 0.1 वाट, ये हमको मालूम है, और R इक्वल टू मालूम है 1 मीटर, इतना हमारे पास है। I इक्वल टू P/A होता है। अब यहां I इक्वल टू लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी इक्वल P/A। एक स्थान पर लिखेंगे 4πr स्क्वायर, इतना होता है। अब वैल्यू लिखते हैं, तो यहां लिखते हैं 1/2 ई नॉट, तो हमें फाइंड करना है P के स्थान पे 0.1, और एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे R स्क्वायर पहले से है, ये है, ये चीज है यहाँ पे, या अभी P ही रहने दीजिए। हाँ, अब सब जगह वैल्यू को पुट करते हैं, हमारा काम हो गया। यहाँ पे जो हमें चाहिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द डायोड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड चाहिए, मतलब ई नॉट हमको चाहिए। तो आई के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे तभी हो पाएगा। तो यहां से देखिए 1/2 ई नॉट तो हमें चाहिए,
C3 इंटू 10⁸ इक्वल टू P है 0.1। इतना हो गया। और 1/4πε0 के स्थान पर लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ और अपान है r² मतलब 1 इंटू 1। तो इतना हमारा आ रहा है। तो यहां से देखिए 0.1 इंटू 10⁹ तो ये हो गया 10⁸। यहां से कैंसिल हो जा रहा है और 3 3 9 3 दूनी 6 E0² इक्वल टू 6। तो E0 इक्वल टू √6। √4 होता तो ये 2 आता और √9 होता तो 3 आता। तो 2 और 3 के बीच में ये पड़ता है, ना तो ये √4 है ना तो √9 है, उसके बीच में है। तो 2 3 के बीच में जो आंसर होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2 और 3 के बीच में पड़ने वाला ऑप्शन बी यही है 2.45 वोल्ट पर मीटर। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर के कंसेप्ट पर नीट में सवाल आता है। तो इसका फार्मूला जानना चाहिए आपको, ताकि हम लोग प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके। तो फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, यहां फिगर में देखिए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस कहा जाए या नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाए न्यूमेरिकल में। तो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जा रहा है और टोटल का टोटल ये वेव को सरफेस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ऐसी दशा में रेडिएशन प्रेशर का फार्मूला होगा रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू I/C। I इंटेंसिटी है। फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस अगर है तो ऐसी दशा में रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू I/C। ये प्रेशर है, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। और दूसरा फिगर देखा जाए परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर ये बहुत चिकना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गया होगा फिर टकराकर वापस आया होगा ऐसे केस में। तो ऐसी दशा में फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसी दशा में रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू 2I/C होगा। तो आपको न्यूमेरिकल केवल लगाना है विद्यार्थी। तो ये फार्मूला ही अपने आप में एग्जाम में आया हुआ है। ये चीज एब्जॉर्बिंग सरफेस की बात करेगा। एब्जॉर्बिंग सरफेस का मतलब वो कहेगा कि ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी जैसे काजल, प्लेटिनम की कालिक, इसे ब्लैक बॉडी कहा जाता है। इनकी एब्जॉर्प्शन क्षमता लगभग 100% के आसपास है। तो न्यूमेरिकल में ये माना जाएगा कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी मतलब वो पूरी तरह विकिरण रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यस। और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मतलब टोटल को, जैसे लाइट टकराएगा तुरंत उसको क्या कर देगा, वापस कर देगा। यस। तो अगर रिफ्लेक्टिंग है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो 2I/C होगा। ऑप्शन में ये फार्मूला ही आया है, ये वाला आया है। या नॉन रिफ्लेक्टिंग कहा जाए चाहे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कहा जाए। तो फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी दशा में रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू 2I/C, इसका दुगना हो जाएगा। यस। तो यही फार्मूला बस जानना है। और नीट में इस पे प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम भी आता है, ये फार्मूला स्वयं दे देता है ऑप्शन में। यस। तो अब एक इस पर, इसी कंसेप्ट पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ इज 450 वाट पर मीटर स्क्वायर। Assuming Earth to be a perfect black body, find out the radiation pressure on Earth। देखिए यहां कहा है कि सॉल्यूशन देख लिया जाए। गिवन में हमको जो मालूम है I इक्वल टू 450 वाट पर मीटर स्क्वायर, I ये हमको दिया है। और ये अर्थ को क्या माना है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब ये चीज है, ब्लैक बॉडी जैसे वो बताया नहीं, अर्थ को ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान रहे हैं।
तो ये टोटल लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। जब इसके ऊपर गिरेगा तो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाएगा। एज्यूमिंग ऐसा माना गया न्यूमेरिकल में। तो ये वाला केस है, ब्लैक बॉडी का मतलब टोटल एब्जॉर्व होगा। यस, बस ऐसी दशा में ये फार्मूला लगेगा। रेडिएशन प्रेशर बराबर है I/C। तो I कितना है, ये 450/C 3 × 10⁸। ये है आपका 3 के 3 × 15 150। तो ये आएगा 150 × 10⁻⁸। इसका 10 इसके साथ ले लेंगे अगर, तो 15 × 10⁻⁷ Nm/m²। तो ये रेडिएशन, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपको दोनों फिगर को समझना होगा। उसके आधार पर रेडिएशन प्रेशर I/C कब होता है, कब 2I/C होता है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर है तो ऐसे दशा में 2I/C होता है। यस, और उस पर एक न्यूमेरिकल लग गया है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस, तो ध्यान दें यहां भी वही केस है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक रहेगा या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। तो यहां भी वही केस है। तो यहां देखा जाए, फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए मोमेंटम इक्वल टू U/C या E/C होता है। ध्यान दिया जाए। अब आपको ये कैसे लगता होगा कि ये मोमेंटम का फार्मूला है। आप E रख दीजिए, यहाँ पे E आप रखिए। E क्या, mc²। और एक C से क्या करेंगे, एक C से जब डिवाइड करेंगे तो C कैंसिल आ जाएगा, mc मतलब मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो वही तो क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या लाइट है, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और ये स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड की स्पीड से। तो यहाँ पे ये मोमेंटम आपका आ रहा है। तो जो आपका ये मैक्सवेल की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन करने में असफल रहा है। वास्तव में जो स्पीड ये लाइट है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटान अथवा क्वांटा कहते हैं। एक फोटान ऊर्जा या चिन्हों के बराबर होती है, या hc/λ कहा जाता है। फोटान ऊर्जा एक, ध्यान दिया जाए। अब ये चीज आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, विधिवत करेंगे। तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किया है और प्लैंक का क्वांटा सिद्धांत लगाकर, तो आगे आएगा ये चीज। तो प्लैंक का क्वांटा सिद्धांत है कि ये लाइट जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। हाँ, ये चीज इस टाइप से पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं। फोटान, एक फोटान ऊर्जा h के बराबर होती है, यही चीज। तो फोटान है, तो अगर फोटान रेस्ट पे है तो उसका मास 0 होता है, फोटान मोशन में है तो उसका अपना मास होता है। यस, तो यही चीज हमें आपको बताना था। तो इस चैप्टर में इसकी वास्तविकता की ओर हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक, ये कंसेप्ट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यहाँ तो हमें केवल न्यूमेरिकल लगाना है। E = mc² अगर यहाँ रख देंगे तो mc केवल बचेगा, और mc वो क्या है, इसका मोमेंटम है। तो आप कहिए कि मोमेंटम ट्रांसफर जो है वो पार्टिकल वाले का होगा। अब इसमें मास तो होता नहीं, तो इसमें मास होता है। स्पीड जो लाइट है इसमें मास होता है, वो फोटान के रूप में होता है, छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है, और उसका मास होता है अगर वो मोशन में है तब। यस, अब ये फार्मूला को समझा जाए। फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, अगर ऐसा कोई है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, ऐसी दिशा में मोमेंटम इक्वल टू U/C या E/C रहेगा। ध्यान दें,
और यू आर ई क्या चीज है? टोटल एनर्जी रिसीव बाय वॉल। यस, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गया फिर लौट कर वापस आया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो फिर मोमेंटम इक्वल टू 2u/c या 2e/c, जहां भी जैसी जरूरत रहे आप लिखिएगा, क्योंकि ऑप्शन वाले सवाल में e/c करके भी लिख देता है, तो वो भी हमें जानना चाहिए। तो बस ये कंसेप्ट हो गया। इस पर एक सवाल देख लिया जाए। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या नहीं ले जाता है, मतलब इसमें एनर्जी लेकर जाता है, मोमेंटम अभी ट्रांसफर हो रहा है, इंफॉर्मेशन ये भी होता है, केवल चार्ज का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट चार्ज, चार्ज का केवल ऑसिलेशन होता है, यहां पे ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ध्यान दिया जाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन हम लोग कैसे प्राप्त करते थे? तो आपको बताया गया है E क्रॉस B का डायरेक्शन जो होगा, E क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होता है। और आपको ये भी कंसेप्ट हम बता चुके हैं कि वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B पैरेलल वेक्टर C, ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ध्यान दें। तो यहां भी एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है वही आपको बताया गया है, वेक्टर फॉर्म में बताया गया है बस। और ये किसी भी परीक्षा में अब तक पूछा नहीं गया है, ध्यान दिया जाए। फिर भी कहीं कहीं मिल जाता है तो आपको बता दे रहे हैं। यहां देखिए, द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम along द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को यस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख लीजिए, पॉइंटिंग वेक्टर यस इक्वल टू 1/μ0 इन ब्रैकेट ई वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करेगा। तो इस फार्मूला को आप ध्यान दीजिएगा, कभी परीक्षा में नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी आपको जानकारी में होना चाहिए। यस, तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें जितनी जानकारी है हम लोग जान चुके हैं, बशर्ते क्रमबद्ध तरीके से हमको अब लिखना है और समझना है। ये बोर्ड के लिए भी जरूरी है, बोर्ड परीक्षा में वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है, ध्यान दें। तो पहली प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। दूसरा पॉइंट समझा जाए, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए हमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और 40-50 किलोमीटर से ऊपर हमारा वैक्यूम है, तो वहां से भी लाइट आ रहा है, तो उसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे जो ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का होता है। यस, इसमें पार्टिकल नहीं होते। तीसरा पॉइंट देखा जाए, दीज वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट। फ्री स्पेस में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। लेकिन फ्री स्पेस में ये चलता है, वैक्यूम में, एयर में ये स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, लेकिन अदर मीडियम में इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कांच में चलना हो, पानी में चलना हो तो थोड़ा कम हो जाएगी। सब कुछ बदल जाएगा। आपकी जानकारी में एक चीज होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। ध्यान देना, यहां भले वो बात ना हो रही हो लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे जहां ट्रेवल करे वो जो है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी तब बदलती है विद्यार्थी जब सोर्स बदल जाए। जैसे सन आपका सूर्य बदल जाए तो फ्रीक्वेंसी बदलेगा। अब वही सन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, ध्यान दिया जाए। चौथा पॉइंट देखा जाए, द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। बार बार आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ मतलब चलते हैं, साथ साथ जीरो होते हैं, साथ साथ मैक्सिमम होते हैं, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यस। पांचवा पॉइंट देखा जाए,
द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। मतलब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वो एक आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों वेव प्रोपेगेशन के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हेंस दीज आर ट्रांसवर्स वेव, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिक भी वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसे ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगली प्रॉपर्टी देखा जाए, छठवां, द इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। तो E बाई बी इक्वल टू क्या होता है, C। तो ये हमेशा के लिए मतलब करेक्ट है, E बाई सी। अब E बाई बी इक्वल टू सी ये रिलेशन है, या आप ऐसा भी कहें E नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में जो रिलेशन है वो E बाई बी इक्वल टू सी के होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पीक वैल्यू में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी पीक वैल्यू में होगा, तो दोनों बढ़ेगा या दोनों कम रहेगा, उनका रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। ध्यान दें, ये भी पॉइंट हम जानते थे। सेवंथ पॉइंट देखा जाए, सेवंथ पॉइंट में आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या होता है, बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। तो देखें, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड ऑन द एवरेज इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज यूई एवरेज इज इक्वल टू यूबी एवरेज। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, बशर्ते एक सीक्वेंस में लिखा गया है। आप इसे कॉपी करेंगे और तैयार करेंगे जैसी आपको जरूरत है। हर पॉइंट जानना चाहिए, कंपटीशन वाले केवल जानना चाहिए। हाँ, आठवां पॉइंट भी देखा जाए, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। ध्यान दिया जाए, ये कह रहे हैं कि ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान दें, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, या इसे लिख सकते हैं ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। तो बी नॉट की वैल्यू बहुत कम है ई नॉट की कंपेरिजन में। कैसे, सी मतलब 3 इंटू 10 टू पावर 8 से हम बी नॉट वाली वैल्यू में गुणा इंटू करेंगे, तब जाके कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो जाहिर है बी नॉट जो है ई नॉट के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। स्पीड ऑफ लाइट उसमें इंटू करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तब जाके कहीं वो ई नॉट के बराबर होता है। तो यहां लिखा गया है ई नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बी नॉट में सी से स्पीड ऑफ लाइट से गुणा करते हैं, इंटू करते हैं, उतना गुना करते हैं, तब जाके कहीं ई नॉट के बराबर होता है। इसका मतलब बी नॉट बहुत छोटा है और ई नॉट बहुत ज्यादा है। तो ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा कोई चीज रिस्पॉन्सिबल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोबारा देख लिया जाए, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। यस, तो ये चीज आपकी जानकारी में होना चाहिए। 9th पॉइंट देखा जाए, ईएम वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो वेक्टर के रूप में ऐड होते हैं उसका क्या करता है, ये पालन करता है। यस, और लास्ट पॉइंट है, हम लोग अभी पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी ले जाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया इज डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंटिंग वेक्टर एस, वेयर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इन ब्रैकेट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर वी। तो ये तो हम लोग अभी पढ़े हैं। तो ये सब पॉइंट को इकट्ठा किए हैं और यही प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो हम 10 पॉइंट इकट्ठा किया और उसके बारे में आपको जानकारी दी है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।
हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।